हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी से संबंधित लेक्चर्स को, ठीक है। तो आज से हम आपकी जो मेजर क्रॉप्स है जैसे कि धान फसल हुई, तो यहाँ पर जितनी भी जो आपकी फसल है जो कि आपके सिलेबस में दे रखी है, तो उन सभी क्रॉप्स से जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी को यहाँ पर हम एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं धान फसल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं और जिनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो उन सभी को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। इसलिए याद रखिएगा वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपके जितने भी यहाँ पर डाउट है, जितने भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की क्लासेस ले रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, वहाँ से लिंक को क्लिक कीजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा PDF आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं धान फसल, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम, तो ये होता है ओराइजा सैटाइवा होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, ओराइजा सैटाइवा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे पूछा आता है वो पूछा आता है कि धान फसल का कुल कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है, तो याद रखिएगा कौन सी होती है, ग्रेमिनिया पोएसी। धान फसल किस कुल से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है, याद रखिए, ग्रेमिनिया पोएसी। अब यहाँ पर याद रखिएगा ग्रेमिनिया पोएसी, पोएसी भी याद रखिए ग्रेमिनी फैमिली को ही बोला सा है। और जो आजकल जो क्वेश्चन इससे पूछा आता है वो आपको ग्रेमिनी ऑप्शन में नहीं देता है, बल्कि क्या देता है, याद रखिए ग्रेमिनी के स्थान पर आपको पोएसी देखने को मिलता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आप इसके साथ साथ इसको जरूर याद रखिए कि ग्रेमिनी का सेकंड नाम क्या होता है, पोएसी होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेग्यूमिनेसी, तो लेग्यूमिनेसी को आजकल यार हम फेबेसी के नाम से जाना सा है। याद रखिएगा कि लेग्यूमिनेसी या फेबेसी एक होते हैं, याद रखिएगा लेग्यूमिनेसी या फेबेसी एक होते हैं, ग्रेमिनिया पोएसी एक होते हैं, ठीक है। इन दोनों का आप स्पेशली याद रखिए क्योंकि जो रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन्हीं से पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान का पुष्पक्रम क्या होता है, मतलब इन्फ्लोरेंस क्या होता है, तो इसे बोला जाता है पेनिकल। याद रखिएगा धान का जो इन्फ्लोरेंस होता है वो क्या होता है, पेनिकल होता है। अगर हम बात करते हैं जो फ्रूट, तो फ्रूट को किस नाम से जाना है, कैरियोप्सिस के नाम से जाना है। दोबारा से देख लीजिए कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, ओराइजा सैटाइवा। कुल कौन सा होता है, ग्रेमिनिया पोएसी। पुष्पक्रम कौन सा होता है, पेनिकल। और अगर हम बात करते हैं फल, तो फल को किस नाम से जाना है, वो जाना है कैरियोप्सिस के नाम से जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा मनीला फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये स्थित है मनीला फिलीपींस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कटक उड़ीसा में। याद रखिएगा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहाँ पर स्थित है, कटक उड़ीसा में। और अगर आपसे पूछा था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पर स्थित है, मनीला फिलीपींस में स्थित है, ठीक है। दोनों ही याद रखिएगा धान से संबंधित है और दोनों ही आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं ये रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो दोनों को आपको स्पेशली याद रखना है कि IRR कहाँ पर स्थित है, मनीला फिलीपींस, और CRRI कहाँ पर स्थित है, कटक उड़ीसा में स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि धान फसल में वसा कितनी होती है, तो धान फसल में जो वसा होती है ये होती है 22 से 25%। और अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कितनी देखने को मिल जाती है धान फसल में, ये देखने को मिलती है 77 से 79%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी होती है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए गए हैं इन सभी से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए सभी पॉइंट को आप या तो नोट कर सकते हो या फिर आप सभी को एक बार देख सकते हो, जिससे कि आपको वीडियो के साथ ही सभी पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था कि जो चावल पे जो ड्वार्फनेस होती है, मतलब जो बोनापन होता है चावल में, वो किस जीन के कारण होता है, वो होता है DGU नामक जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, DGU नामक जीन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्रोमोसोम नंबर मतलब गुणसूत्र कितने होते हैं धान फसल में, तो ये होते हैं 24। याद रखिएगा अगर बात की जाए क्रोमोसोम नंबर तो कितने होते हैं, 24 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया धान नाइट्रोजन को अपनी प्रारंभिक अवस्था में अमोनिया रूप में ग्रहण करता है।
ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा था आपको ऐसे पूछाता है कि ऐसी कौन सी फसल है जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया रूप में ग्रहण करती है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा कि धान फसल और आलू फसल। याद रखिएगा दो एकमात्र अगर आपसे पूछी जाती है तो कौन सी होगी, धान फसल होगी। वैसे सामान्यतः तो एक के द्वारा लिया जाता है, लेकिन आप जो आलू भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आलू में भी याद रखना नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में ग्रहण किया जाता है। मतलब आप दो को याद रखिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा आता है कि नाइट्रोजन को अमोनिया रूप में कौन कौन सी फसल ग्रहण करती है, तब आपको राइट आंसर क्या देना है यार, हाँ, धान फसल व आलू फसल नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, वैसे सामान्यतः धान फसल के द्वारा ही किया जाता है, आलू आपको बाई चांस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपसे क्वेश्चन पूछाता है इससे संबंधित वो ये पूछाता है कि जो अमोनिया दिया जाता है इन फसलों को, जो अमोनिया दिया जाता है मतलब नाइट्रोजन जो उर्वरक दिया जाता है अमोनिया फॉर्म में, वो किस जोन में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, जोन की हम बात कर रहे हैं। अब जोन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है रेड्यूस्ड जोन, एक होता है ऑक्सीडाइज्ड जोन। कौन सा होता है, एक होता है रेड्यूस्ड और एक होता है ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेड्यूस्ड जोन। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन अमोनिया रूप में दिया जाता है, याद रखिएगा जो अमोनिया रूप में दिया जाता है वो तो किस रूप में दिया जाता है, रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है। किस जोन में दिया जाता है, रिड्यूस्ड मतलब अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस जोन में दिया जाता है, तो दिया जाता है ऑक्सीडाइज जोन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, ऑक्सीडाइज्ड जोन में दिया जाता है, मतलब ऑक्सीकृत क्षेत्र में दिया जाता है। दोबारा से देख लीजिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर आपसे पूछा है अमोनिया जो नाइट्रोजन ये किस जोन में दिया जाता है, ये दिया जाता है रेड्यूस्ड जोन में, मतलब अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा है नाइट्रेट उर्वरक तो ये दिया जाता है ऑक्सीकृत क्षेत्र या ऑक्सीडाइड जोन में दिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है तथा विश्व में गेहूं के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए भारत में खाद्यान्न फसल में प्रथम स्थान तो किसका आता है, चावल का आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड में, तो ओवरऑल वर्ल्ड में कौन सा है, सेकंड स्थान है। और जो फर्स्ट स्थान है ओवरऑल वर्ल्ड में वो किसका है, गेहूं का है। दोबारा से देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल तो कौन होती है, चावल होता है, धान फसल होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे थे ओवरऑल वर्ल्ड मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी होती है, वो होती है गेहूं फसल होती है। और अगर हम बात करते हैं धान का ओवरऑल वर्ल्ड में तो कौन सा स्थान होता है, सेकंड स्थान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चावल के दाने मतलब ग्रेन्स को क्या बोला जाता है, तो कैरियोप्सिस बोला जाता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि धान का जो फसल है मतलब इसका फल है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है कि चावल का परीक्षण भार कितना होता है। याद रखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा है टेस्ट वेट है। तो याद रखिए अगर आपसे पूछा चावल का परीक्षण भार तो ये कितना होता है, 25 ग्राम होता है। कितना होता है, केवल 25 ग्राम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है बासमती चावल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एक होता है बासमती चावल, एक होता है सामान्य चावल। तो अगर आपसे पूछता है सामान्य चावल का परीक्षण भार तो वो कितना होता है, 25 ग्राम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है बासमती चावल का टेस्ट वेट तो कितना होता है, ये होता है 21 ग्राम होता है। कितना होता है, 21 ग्राम होता है। दोबारा से देख लीजिए, ये जो सामान्य चावल होता है उसका परीक्षण भार मतलब टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, 25 ग्राम। और बासमती चावल का कितना होता है, 21 ग्राम होता है। ठीक है, याद रहेंगे, दोनों को आपको स्पेशली याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में चावल की प्रमुख बोनी किस्म कौन सी होती है, तो होती है यार क्या, जया फसल होती है। ठीक है, जया वेराइटी होती है। कौन सी है ये, बोनी किस्म होती है। और याद रखिएगा जया को मिरेकल राइस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा जया किस्म को किस नाम से जाना जाता है, जादुई किस्म के नाम से या फिर जादुई चावल के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान की उत्परिवर्तित प्रजाति कौन सी है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है। तो अब याद रखिएगा जब भी अगर आपसे पूछा है धान फसल में जो म्यूटेंट वेराइटी होती है मुख्यतः दो होती है, वो कौन कौन सी होती है, एक होती है जगन्नाथ, एक होती है सतारी। दोनों को आप नोट कर लीजिए कि धान फसल की म्यूटेंट वेराइटी कौन कौन सी होती है, एक होती है जगन्नाथ और एक होती है सतारी। कौन कौन सी होती है, जगन्नाथ व सतारी। ठीक है, दोनों ही क्या होती है, म्यूटेंट वेराइटी होती है राइस की।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संकर चावल मतलब हाइब्रिड चावल का सर्वप्रथम जो विकास किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था चीन में किया गया था। याद रखिएगा, जो हाइब्रिड राइस दिया गया था तो इसका जो डेवलपमेंट किया गया था ये कहाँ पर किया गया था, किस कंट्री में किया गया था? ये किया गया था चीन में किया गया था, चाइना में किया गया था। और अगर हम बात करते हैं जो हाइब्रिड राइस है इसका फादर किसे बोला सा है? तो ये बोला सा है युआन लोंग पिंग को। किसे बोला सा है? याद रखिएगा, युआन लोंग पिंग को, जो कि कहाँ के निवासी थे? चाइना के ही निवासी थे। दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि सबसे पहले जो इसका विकास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? चाइना में किया गया था। और अगर हम बात करते हैं जो हाइब्रिड राइस है इसका फादर किसे बोला सा है? तो किसे बोला सा है? युआन लोंग पिंग को बोला सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि धान होता है मतलब याद रखा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट होता है या फिर किस प्रकार का होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी आपकी जेड, तो उसमें भी पूछा गया था कि धान जो फसल होती है ये किस प्रकार का प्लांट होता है? ये होता है, याद रखिएगा, शॉर्ट डे प्लांट होता है। किस प्रकार का होता है? ये होता है एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान फसल के खेत को तैयार करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कैसा है? तो याद रखिएगा, पडलर यंत्र का प्रयोग कैसा है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान फसल में खेत तैयार करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कैसा है, तो किसका प्रयोग कैसा है? पडलर यंत्र का प्रयोग कैसा है। अब पडलर यंत्र का प्रयोग कहाँ पर कैसा है? तो आपने ये तो नाम सुना होगा कि जो पडलिंग क्रिया की जाती है धान फसल में, एक महत्वपूर्ण क्रिया की जाती है, वो कौन सी होती है? पडलिंग क्रिया होती है। और इस पडलिंग क्रिया को करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कैसा है? पडलर यंत्र का प्रयोग कैसा है। याद रखिएगा, पडलिंग क्रिया किस में की जाती है? धान फसल में की जाती है। और पडलिंग क्रिया को करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग कैसा है? पडलर यंत्र का प्रयोग कैसा है, जो कि धान फसल की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। ठीक है, याद हुआ किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान की जलवायु कौन सी होती है? तो अगर हम बात करते हैं धान की जलवायु तो इसके लिए उपयुक्त होती है उष्ण व नम जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान के लिए उपयुक्त मृदा, तो याद रखिए काली जो मिट्टी होती है ये धान फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करते हैं काली मिट्टी तो ये कपास के लिए तो सबसे बेस्ट होती ही है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, धान जो फसल है तो धान फसल के लिए भी काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। याद रखिएगा, कपास और धान इन दोनों के लिए काली मिट्टी होती है ये सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कुछ वेराइटीज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि जया हुई, बासमती 370 हुई, चंबल हुई, कावेरी हुई और माही सुगंधा हुई। तो ये सभी जो वेराइटीज़ यहाँ पर यार वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर रख लीजिएगा। वैसे आपको बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिलती है, तो मैं यहाँ पर आपको जितनी भी वेराइटीज़ लिखाऊंगा वो सभी कम पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जितनी भी लिखाई गई है इन सभी को आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है एक कॉमन है और इनसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि डायरेक्ट सोविंग करने के लिए मतलब सीधी बुआई करने के लिए जो धान की उपयुक्त किस्म होती है वो कौन कौन सी होती है? तो वो होती है, याद रखिएगा, बाला और पूसा 221 होती है। कौन कौन सी होती है? याद रखिएगा, बाला और पूसा 221 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये गलत बात है, जल्दी से जाइए वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हो? ऐसा ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाने के लिए जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि मुख्यतः 3 ऋतुओं में वो ऐसा है। याद रखिएगा, जो धान आपकी फसल होती है तो इसे मुख्यतः 3 सीजन में ग्रो किया सा है। अब इन तीनों सीजन को अलग अलग नाम से जाना सा है। स्पेशली यहाँ पर आपको टर्म दे रखी है, जो सीजन्स होते हैं उनकी अलग अलग आपको यहाँ पर नाम दे रखे हैं कि अस, अमन और बोरो। कौन कौन सी सीजन होती है? याद रखिएगा, अस, अमन और बोरो। और इनसे भी संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, तो इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो तीनों को आपको याद रखना होगा। अब इनको कैसे याद रखना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुख्यतः जो ऋतु है इनको 3 नाम दिए गए हैं। वो क्या क्या दिए गए हैं? अस, अमन और बोरो। अस, अमन और बोरो। ठीक है, ऐसे तो आप याद रख लोगे कि 3 सीजन होती है। कौन कौन सी होती है? अस, अमन और बोरो होती है। अब यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि अस, ठीक है, असन की बुआई का समय क्या होता है? मई से जून के मध्य। याद रखिएगा, अस जो सीज़न होता है तो इसमें जो सोविंग की जाती है उसका क्या पीरियड रखा जाता है? मई से जून के मध्य। और जो कटाई रखी जाती है मतलब कटाई की जाती है फसल की, ये कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर के मध्य। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे ही तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जो असापन की सीज़न होती है
तो इसमें जो सोविंग टाइम होता है ये क्या रखा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि हार्वेस्ट टाइम है असका, वो क्या रखा जाता है। तो इनको आपको स्पेशली याद रखना है। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हो कि अस को याद रखिएगा अगेती फसल के नाम से भी जाना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमन, तो अमन जो होती है इसे यहाँ खरीफ सीजन, अब आप खरीफ तो जानते हो जिसमें बुआई की जाती है जून से जुलाई के मध्य, और जो कटाई की जाती है जो हार्वेस्ट किया जाता है वो क्या है नवंबर से दिसंबर के मध्य। याद रखिएगा अस में किया जाता है बुआई मई से जून के मध्य, कटाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर के मध्य। अमन जो सीजन होता है उसमें बुआई की जाती है जून से जुलाई के मध्य, और हार्वेस्ट की जाती है मतलब हार्वेस्टिंग जो क्रिया की जाती है ये की जाती है नवंबर से दिसंबर के मध्य। अगर हम बात करते हैं बोरो, जिसे याद है ग्रीष्मकालीन चावल भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है ग्रीष्मकालीन जो आपका सीजन होता है उसके बारे में। तो इसमें जो बुआई का समय होता है ये रखा जाता है दिसंबर से जनवरी के मध्य, और जो कटाई का समय रखा जाता है ये रखा जाता है मार्च से अप्रैल के मध्य। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसे जब भी आप कॉमन बार देखोगे मतलब बार बार आप इसे देखोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि जब आप बार बार इस पर नज़र डालोगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खाद और उर्वरक, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है जो खाद और उर्वरक दिया जाता है वो कितना दिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन दिया जाता है प्रति हेक्टर ये कितना दिया जाता है 80 से 120 किलोग्राम। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस दिया जाता है जो प्रति किलोग्राम मतलब प्रति हेक्टर ये कितना दिया जाता है, ये दिया जाता है 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और अगर हम बात करते हैं पोटास, तो पोटास की हम कितनी मात्रा यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं याद रखिएगा 30 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कि धान की फसल में काम आने वाले प्रमुख जैव उर्वरक कौन कौन से होते हैं। मतलब याद रखिएगा जो बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं धान फसल में वो कौन कौन से यूजली ऐसा हैं। तो अगर हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइज़र कौन कौन से हम अप्लाई करते हैं, तो वो ये लिया जाता है एजोला और नीलहरी सेवाल। कौन कौन सा बायो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं धान फसल में, एजोला और नीलहरी सेवाल। ठीक है, और नीलहरी सेवाल को याद रखिएगा साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना सा है। याद रखिएगा नीलहरी सेवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जस्ते की कमी से फसल में। अब यहाँ पर याद रखिए एक कॉमन क्वेश्चन है और आपको लगभग हर एक एग्जाम में ये देखने को मिल जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि धान फसल में जस्ते की कमी से या फिर जिंक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है याद रखिएगा खेरा रोग होता है। जिंक तत्व की कमी से धान फसल में कौन सा रोग होता है, खेरा रोग होता है। और अगर हम बात करते हैं जो इसका नियंत्रण किया जाता है, जो इसका कंट्रोल किया जाता है खेरा रोग का, ये कैसे किया जा सकता है, तो ये कैसे किया जा सकता है, याद रखिएगा 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करके। आप तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि जिंक सल्फेट का छिड़काव करके हम खेरा रोग का नियंत्रण कर सकते हैं, मतलब किया जा सकता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान फसल में जिंक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तब तो आपको क्या बताना है, खेरा रोग होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है जो खेरा रोग होता है इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, नियंत्रण कैसे किया जाता है, तो किया जाता है जिंक सल्फेट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जिंक सल्फेट तत्व के द्वारा किया जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान के लिए सर्वाधिक मतलब सर्वोत्तम नाइट्रोजनधारी उर्वरक कौन सा होता है, या फिर नाइट्रोजन जो उर्वरक दिया जाता है ये सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा माना जाता है, तो वो कौन सा होता है, याद रखिएगा अमोनियम सल्फेट होता है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये कि सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है धान फसल में वो कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है याद रखिएगा अमोनियम सल्फेट। कौन सा लिया जाता है, अमोनियम सल्फेट लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो मेजर इंसेक्ट होता है धान फसल के वो कौन कौन से होते हैं, तो इनसे तो आप एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तना छेदक, फुदका हुआ, गंदीबग कीट हुआ, थ्रिप्स हुआ, सैनिक कीट या फिर सिस्लर पौधे, तो ये जो मेजर इंसेक्ट थे जो कि क्या करते हैं, धान फसल को डैमेज करते हैं। अब अगर हमने बात ही कर ली है इंसेक्ट की, तो अब हम रोग की बात कर लेते हैं कि जो मेजर रोग होते हैं इसके वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ब्लास्ट रोग। मतलब यहाँ एक मेजर डिजीज तो कौन सा हो गया, खेरा रोग हो जाएगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा आपको एक और याद रखना है, वो कौन सा याद रखना है, ब्लास्ट रोग।
मतलब झुलसा रोग कौन सा होता है? एक होता है झुलसा, एक होता है खेरा। तो खेरा किसके द्वारा होता है? जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया था कि जिंक तत्व की कमी से होता है, और इसका जो कंट्रोल कैसा है, ये कैसा है? जिंक सल्फेट के द्वारा कैसा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि धान फसल में जो झुलसा रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है पायरिकुलोरिया ओराइजी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पायरिकुलोरिया ओराइजी नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब आ गया हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम, मतलब हार्वेस्ट करेंगे हम धान फसल की। तो हार्वेस्ट करने पर क्या होता है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे ये यही पूछा जाता है कि जो चावल और जो छिलके का अनुपात रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, जो चावल और जो छिलके का अनुपात है ये क्या होता है धान फसल में? तो ये होता है, याद रखिएगा, 2:1 होता है। याद रखिएगा, चावल अनुपात छिलके का जो अनुपात रखा है, मतलब ये कितना होता है? तो ये होता है 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि इसकी जो यील्ड आपको प्राप्त होती है वो कितने प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं उन्नतशील खेती, तो उसके लिए जो आपको उपज प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 35 से 50 क्विंटल। और अगर हम बात करते हैं जो सामान्य आप उपज लेते हो, यील्ड लेते हो, तो उसमें कितनी उपज आपको प्राप्त हो जाती है? तो वो प्राप्त होती है हमें 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि धान फसल का जो भंडारण कैसा है, इसमें नमी कितनी रखी जाती है। तो याद रखिएगा, एक कॉमन क्वेश्चन है और आपको लगभग नमी से संबंधित क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है धान फसल के लिए, तो धान फसल के लिए जो स्टोरेज के समय जो नमी की मात्रा रखी जाती है, जो मॉइस्चर कंटेंट रखा जाता है, वो कितना रखा जाता है? 10% रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 10% के समथिंग रखा जाता है। ठीक है, तो आज हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया है धान फसल से संबंधित, जो भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।